नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर एनडीए में जबरदस्त फूट का खतरा। 143 उम्मीदवारों की लिस्ट बनाएगी एलजेपी। चिराग पासवान बड़ा फैसला ले सकते हैं और जेडीयू को बड़ा नुकसान हो सकता है। एलजेपी जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जिसके बाद एनडीए को जबरदस्त नुकसान 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हो सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेडीयू की वर्चुअल रैली से पहले ट्रेंड करने लगा हैशटैग बिहार रिजेक्ट्स नीतीश, और लालू यादव ने ट्वीट करके साधा निशाना। जी हां दोस्तों, हैशटैग बिहार रिजेक्ट्स नीतीश इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसके बाद जेडीयू की नींद उड़ गई है और बिहार के चुनाव में बड़ा नुकसान जेडीयू को झेलना पड़ सकता है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने नीतीश को दी है चुनौती। कहा, जीवन में कभी अकेले लड़ेंगे तो दहाई के अंक में भी नहीं मिलेंगी सीटें। जी हां दोस्तों, ये बड़ा बयान दिया है तेजस्वी यादव ने। कहा, अकेले नीतीश यादव लड़ लें तो 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी जेडीयू। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है, बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव, एनडीए में टूट का खतरा बढ़ा। 143 उम्मीदवारों की लिस्ट बनाएगी एलजेपी। चिराग पर छोड़ा आखिरी फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए में टूट का खतरा बढ़ गया है। गठबंधन में सहयोगी एलजेपी ने आगामी चुनाव में 143 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या उनके खिलाफ, इस पर आखिरी फैसला लेने के लिए पार्टी ने चिराग पासवान को अधिकृत किया है। सोमवार को चिराग पासवान ने दिल्ली में पार्टी के बिहार से संसदीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ये फैसले लिए गए। बैठक में एलजेपी के कुछ नेताओं ने दावा किया कि नीतीश कुमार अब लोकप्रिय नेता नहीं रह गए हैं और राज्य सरकार नौकरशाहों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर है। एलजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी मीटिंग से पहले भाजपा के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता का फोन आया, जहां दोनों पार्टियों के बीच सप्ताह के आखिर में मीटिंग को लेकर बात हुई। इधर बिहार में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम चाहेंगे एलजेपी गठबंधन में चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि एलजेपी उम्मीदवारों के जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने से गठबंधन को ही नुकसान होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू की वर्चुअल रैली से पहले ट्रेंड करने लगा हैशटैग बिहार रिजेक्ट्स नीतीश। लालू यादव ने ट्वीट कर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज जेडीयू की वर्चुअल रैली होने वाली है। इस रैली को सीएम नीतीश कुमार को संबोधित करने वाले हैं। यह रैली सुबह 11:30 बजे के करीब शुरू होगी। जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर पार्टी के कई नेता दिन रात कई महीनों से काम कर रहे थे, लेकिन रैली शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर हैशटैग बिहार रिजेक्ट नीतीश ट्रेंड कर रहा है। कई हजार हो चुके हैं ट्वीट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। लालू ने लिखा है, 15 वर्षों क्या क्या काम किया दिखाओ, वर्चुअल नहीं एक्चुअल में बताओ। हैशटैग बिहार रिजेक्ट नीतीश। हैशटैग बिहार रिजेक्ट नीतीश को लेकर अब तक कई 22,000 से अधिक ट्वीट नीतीश कुमार के खिलाफ हो चुके हैं। लगातार यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। ट्रेंड लगातार टॉप की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जो लगातार ट्वीट हो रहा है उसमें कांग्रेस नेता और आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं के अधिक हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश को दी चुनौती। कहा, जीवन में कभी अकेले लड़ेंगे तो दहाई के अंक में भी नहीं मिलेगी सीटें। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कभी भी अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर लड़ेंगे भी तो वह दहाई के अंक में भी उनको सीटें नहीं मिलेंगी, ये मेरा दावा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने 1995 में एकीकृत बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा था तो मात्र 7 सीट आई थी। 2014 में लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े थे तो मात्र 2 सीट आई थी। वो जीवन में कभी भी अकेले लड़ेंगे तो प्रतापी चेहरे को दहाई के अंकों में भी सीट प्राप्त नहीं होगी। यह मेरी चुनौती और दावा है। तेजस्वी ने कल भी नीतीश को चुनौती दी थी। कहा था कि नीतीश कुमार का जितना राजनीतिक अनुभव है, मेरी उम्र इतनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं चुनौती देता हूं, जहां चाहे वहां मुझसे बहस कर ले तथ्यों के साथ। विधानसभा में भी कोरोना पर मेरे सवालों का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं दिया। 6 महीने बाद भी बेहतर तरीके से आरटीपीसीआर जांच नहीं हो रही है। एंटीजन टेस्ट के फर्जी आंकड़ों के साथ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज के संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह नहीं बताया पुराना संकट में दूसरी जगह पर फंसे लोगों को बिहार आने से उन्होंने मना किया था। चिट्ठी निकाली गई कि प्रवासी बिहारी गुंडे हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हमला। कांग्रेस बोली सीएम नीतीश को अब सुनाई नहीं देता। जी हां दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना नीतीश कुमार सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था के मसले पर विपक्ष बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि कानून का राज कहां रह गया है। नीतीश कुमार का भाषण सोमवार को करीब 3 घंटे का था। उनके भाषण को कितने लोगों ने सुना? जब वो बोल रहे थे तो मंच पर लल्लन सिंह सो रहे थे। नीतीश कुमार 2014 में अपने चरम पर थे। तब मुकाबला नीतीश बनाम नरेंद्र मोदी का हो गया था। तब लोगों ने कहा था अगर वो विपक्ष के साथ रहते तो एक मजबूत चेहरा बन सकते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार से कुछ नहीं हो सकता है। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि निश्चित रूप से राज्य में अभी बहुत ही खराब माहौल है। नीतीश कुमार अब चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन चुनाव से थोड़ा समय जनता के लिए भी निकालें। चुनाव जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार पर है। कांग्रेस नेता अजय उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब सुनाई नहीं देता है। शराब माफिया अंधाधुंध पुलिस वालों पर गोली चला रहे हैं और वह बहरे बने हुए हैं। बिहार में हाहाकार है। चारों तरफ क्राइम को लेकर लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि छिटपुट घटना को छोड़ दें तो बिहार पूरी तरह शांत है। 2005 से पहले क्या हालत थी और आज क्या है? हमारी पहचान ही कानून व्यवस्था है। अपराधी या तो छिप गए या उन्होंने बिहार छोड़ दिया। इधर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि एक भी वारदात होती है तो यह चिंता की बात है। विधि व्यवस्था पर विपक्ष नसीहत ना दे। पुलिस चुस्ती से काम कर रही है। अगर कोई वारदात होती है तो सरकार कार्रवाई भी करती है। हम ना बचाते हैं और ना फंसाते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में हुआ करोड़ों का घोटाला। गैर किसानों ने भी लिया फायदा। 16 हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, किसानों को हर साल 6,000 रुपए की गारंटी देने वाली स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। तमिलनाडु में करोड़ों रुपए के फ्रॉड के केस में 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मामले की जांच सीबीसीआईडी द्वारा की जा रही है। अब तक सीबीसीआईडी ने कुडलोर, तिरुवन्नमलाई, विल्लुपुरम, सलेम, कल्लाकुरिची जिलों से 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है लगभग 40,000 अपात्र लोग गलत जानकारी देकर प्रधानमंत्री किसान स्कीम से वार्षिक 6,000 रुपए का लाभ उठा रहे थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 किस्तों में किसानों को सालाना यह मदद दी जाती है। दरअसल यह फ्रॉड लगभग 1 साल पहले सामने आया, जब कुड्डालोर कलेक्टर चंद्रशेखर सुखामुराई ने पिलाई यारमेडू गाँव में लाभार्थियों की सूची में गैर किसानों का भी नाम पाया। इसके बाद इस मामले में जाँच के आदेश दिए गए। जांच में कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर्स ने अपने अधिकार क्षेत्र की जांच में ऐसे कई फ्रॉड होने की बात कही। इसके बाद सरकार ने सीबीसीआईडी को मामले की जांच सौंप दी। राज्य में बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष राजा सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि गलत दस्तावेजों और फर्जी पतों के आधार पर लोग यह लाभ उठा रहे थे। एक अधिकारी ने कहा कि फर्जी लाभार्थियों के खाते में करीब 10 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर हुई थी, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए वापस सरकार के खाते में भेज दिए गए हैं। अधिकारी ने आगे बताया, फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 सलेम जिले के थारा मंगलम से हैं। इन्हीं लोगों ने गैर किसानों की अपने कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान स्कीम में अप्लाई करने में मदद की। अकेले सलेम जिले से लगभग 14,000 अपात्र लाभार्थी हैं, जबकि अन्य जिलों से लगभग 5,000 अपात्र लाभार्थी हैं। इसके अलावा 51 और लोगों को चिन्हित किया गया है। फ्रॉड मामले में कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग में स्थायी कर्मचारी के राजा को फ्रॉड में भागीदारी के आरोप के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग ने सलेम के ज्वाइंट डायरेक्टर इलान गोवान का ट्रांसफर कर दिया है। इस फ्रॉड पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने तिरुवल्लूर में पत्रकारों से कहा कि मामले की विस्तृत जांच चल रही है। इस घोटाले में बीजेपी नेताओं ने न्यायिक जांच की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कारू नागार्जुन ने पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ मुख्य सचिव के सन्मुगम को पिटीशन सौंपते हुए पात्र लाभार्थियों को तत्काल सूची से निकालने की मांग की। मुख्य विपक्षी पार्टी द्रमुक के नेता एम.के. स्टालिन ने कहा, मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के गृह जिले में 10,000 से ज्यादा पात्र लाभार्थियों की मिलना चिंताजनक है। करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में उठाएंगे चीन बॉर्डर मुद्दा। लद्दाख में पैंगोंग के ताज़ा विवाद के बाद घिरी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, लद्दाख बॉर्डर पर बिगड़ते हालात को लेकर विपक्ष के साथ साथ पार्टी के कुछ लोग भी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। एक तरफ आरजेडी नेता मनोज झा इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सरकार को चीन के सवालों के जवाब देने की जगह उससे सवाल पूछने चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि चीन मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। बता दें कि 14 सितंबर
से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। पैंगोंग के ताज़ा विवाद पर मनोज झा बोले कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुबह जब अखबार खोले तो विदेश मंत्री का बयान पढ़ा। विदेश मंत्री ने कहा सिचुएशन बहुत सीरियस है, शिकायत सरहद पर खड़े जवानों से नहीं बल्कि दिल्ली में आलिशान कमरों में बैठे लोगों से है। मनोज झा ने आगे कहा कि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के बयानों में विरोधाभास है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा एलआईसी को बेचना सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पर रखकर एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक खबर को साझा किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार एलआईसी में 25% हिस्सेदारी को बेचेगी। इससे पहले सोमवार को मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि आज देश मोदी सरकार निर्मित कई आपदाएं झेल रहा है, जिनमें से एक है अनावश्यक निजीकरण। युवा नौकरी चाहते हैं पर मोदी सरकार पीएसयूज का निजीकरण करके रोजगार और जमा पूंजी नष्ट कर रही है। फायदा किसका? बस चंद मित्रों का विकास जो है मोदी जी के खास। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना के खिलाफ शिवसेना ने की राजद्रोह की शिकायत, मुंबई को पीओके बताने का मामला। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी लड़ाई अब थाने तक पहुंच गई है। शिवसेना आईटी सेल ने थाने के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कंगना पर मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से करने पर राजद्रोह का केस दर्ज करने की शिकायत दी गई है। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत के साथ कंगना रनौत की तीखी बयानबाजी के जारी है। इस दौरान कंगना ने मुंबई को पीओके बता दिया था, जिसके बाद संजय राउत ने उनकी कड़े शब्दों में निंदा की थी। दोनों हस्तियों के बीच इस वार के दरमियान केंद्र ने कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। इस बीच कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी उनके मुंबई ऑफिस पहुंच गई थी। कंगना ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में बीएमसी के इस कदम के बारे में लिखा है और वीडियो भी शेयर किया है। अब उन्होंने इस मामले में मूवी माफिया को निशाना बनाया है और कहा कि मेरा अंत ही मेरी शुरुआत है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, मूवी माफिया आज भले ही आप मेरा चेहरा और मेरा घर अपने पावरफुल दोस्तों के सहारे तोड़ सकते हो, ये आप लोगों की क्षणिक खुशी दे सकता है, लेकिन अगर आप समझदार होंगे तो आप जानते होंगे कि मेरा अंत ही मेरी शुरुआत है। आप मुझे यहाँ खत्म कर दोगे तो मैं कहीं और उत्पन्न हो जाऊंगी। यकीन मानिए इससे आप लोगों को और भी ज्यादा दर्द होगा। गौरतलब है कि कंगना लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी बात रख रही हैं और वे इस केस में मूवी माफिया से लेकर कई एक्ट्रेस और राजनेताओं को लेकर भी तीखे बयान दे चुकी हैं। उन्होंने इस केस में सुशांत की मौत का आरोपी बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म, मूवी माफिया और भाई भतीजावाद को बताया था। हालांकि सुशांत की फैमिली ने इस मामले में मुख्य आरोपी को रिया चक्रवर्ती को बनाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वामी बोले चीन से बातचीत क्यों, पीएम तुरंत रूस से विदेश मंत्री जयशंकर को वापस बुलाएं। जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूर्वी लद्दाख इलाके में चीनी सेना ने फायरिंग की है। बीती रात ये गोलीबारी भारतीय चौकी की तरफ की गई। इसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी फायरिंग कर चीन को आगाह कर दिया। एलएसी पर तनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन से बातचीत पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा, विदेश मंत्री जयशंकर को मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष से क्यों मिलना है, खास तौर पर रक्षा मंत्रियों से मुलाकात के बाद। 5 मई 2020 के बाद से भारत के पास चीन से विदेश नीति पर कोई विवाद सुलझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी को विदेश मंत्री से अपनी यात्रा रद्द करने के लिए कहना चाहिए। यह हमारे संकल्प को कम करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में सिर्फ इज ऑफ डूइंग क्राइम और इज ऑफ डूइंग घोटाला, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार के इज ऑफ डूइंग बिजनेस के दूसरे नंबर पर पहुंचने को लेकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि यहां केवल इज ऑफ डूइंग क्राइम और इज ऑफ डूइंग घोटाला है। प्रियंका ने मंगलवार को अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर यूपी सरकार का खुद की पीठ थपथपाना वैसा ही है जैसे लापता एमओयू के बल पर निवेश कराना। प्रदेश में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियों में ताला लगा है, बुनकर करघा बेच रहे हैं। वास्तव में यहाँ केवल इज ऑफ डूइंग क्राइम और इज ऑफ डूइंग घोटाला है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कोविड के बढ़ रहे मरीजों को लेकर कहा कि यूपी सीएम का कोरोना पर बयान हास्यास्पद है। यूपी में कोरोना के मामले भयावह रूप ले चुके हैं। लखनऊ के अस्पतालों के सारे बेड व आईसीयू फुल हैं। अव्यवस्थाओं से लोगों की जानें जा रही हैं। सरकार इन समस्याओं को हल करने की बजाय अपनी झूठी पीठ थपथपाने में लगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चिराग के बयान पर जेडीयू आग बबूला, कहा हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ, एलजेपी से नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के ऐलान से पहले ही जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के दलित दांव पर सवाल उठाया तो जेडीयू आग बबूला हो गई है। जेडीयू ने चिराग पासवान को चेतावनी दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि चिराग पासवान को भद्दे बयानों से बचना चाहिए। चिराग अगर खुद को एनडीए का हिस्सा मानते हैं तो वह नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी ना करें। बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, एलजेपी के साथ नहीं। जीतन राम मांझी पहले भी एनडीए का हिस्सा थे, अब चिराग को आपत्ति क्यों है? गौरतलब है कि एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के परिजन को सरकारी नौकरी देने का नीतीश का फैसला और कुछ नहीं बल्कि चुनावी घोषणा है। चिराग पासवान ने कहा था एससी या एसटी समाज का कहना है कि इसके पूर्व 3 डिसमिल जमीन देने का वादा भी नीतीश सरकार ने किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इससे एससी या एसटी समाज को निराशा प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि एससी या एसटी ही नहीं बल्कि किसी वर्ग के व्यक्ति की हत्या ना हो, इस दिशा में भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश की वर्चुअल रैली को बताया फ्लॉप, कहा जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी वर्चुअल रैली असफल रही है। जनता नीतीश मॉडल को पूरी तरह नकार चुकी है। जिनमें जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं, वो कैमरे के पीछे ही छिपेंगे। पप्पू यादव ने सोमवार को नीतीश कुमार द्वारा आयोजित वर्चुअल रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उनके तथाकथित सुशासन को पहले ही नकार चुकी है और अब तो उनके पार्टी कार्यकर्ताओं में भी हताशा का माहौल दिखाई दे रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकारी तंत्र और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों ने नीतीश कुमार को नहीं सुना। बिहार की जनता बाढ़ और कोरोना से तबाह है और नीतीश कुमार वर्चुअल रैली कर रहे हैं। यह बिहार की जनता के साथ मजाक है। इस बार चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी। पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार को शराबबंदी और अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार का बच्चा जानता है कि राज्य में कैसी शराबबंदी है। गली गली में शराब मिलती है, लेकिन सरकार कहती है कि बिहार में शराबबंदी है। राज्य में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ माफिया राज है, रोजगार नहीं है और शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। वर्चुअल रैली के बारे में पप्पू यादव ने कहा कि जिनमें जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं, वो कैमरे के पीछे छिपेंगे ही। पप्पू यादव ने कहा कि वो लगातार राज्य में यात्राएं करते रहे हैं और सत्ताधारी दलों की कोरोना संकट काल में गायब रहने की अदा का जनता इस बार अपने वोट से जवाब देगी। उन्होंने कहा कि निश्चय संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी तमाम विफलताओं को सफलता के झूठे आंकड़ों में पेश कर बिहार की जनता को फिर से झांसे में लाने का प्रयास किया है। बिहार की जनता ने पूरी तरह से उनको परख लिया है और उचित जवाब देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव टालने के लिए राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने डाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बिहार चुनाव टालने का निर्देश देने की मांग की गई है। पार्टी ने इसके पीछे कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ की गंभीर स्थिति का हवाला दिया है। राजपा ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह चुनाव आयोग को बिहार चुनाव अगले साल मार्च में कराए जाने का निर्देश दें। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में हो सकते हैं। राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने यह याचिका अपने अध्यक्ष अनिल भारती के माध्यम से दायर की है। याचिका में निर्वाचन आयोग के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने के बारे में निर्वाचन आयोग को 30 जून को एक प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 28 अगस्त को इसी तरह की चुनाव स्थगन की मांग करने वाली एक अन्य जनहित याचिका को खारिज कर चुका है। इस याचिका में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि चुनाव के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले निर्वाचन आयोग सारी परिस्थितियों पर विचार करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने चंपारण से बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ किया चुनाव प्रचार का शंखनाद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार 7 सितंबर को बापू की कर्मभूमि चंपारण से चुनावी अभियान का शंखनाद किया। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ बिहार क्रांति वर्चुअल रैली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 15 साल के कुशासन से मुक्ति का समय आ गया है। जनता राहुल गांधी नेतृत्व में बदलाव चाहती है। बिहार की
जनता आज बेरोजगारी और बेतहाशा अपराध से ग्रस्त है। कोरोना काल में अन्य राज्यों से बिहार लौटने में श्रमिकों को कितनी परेशानी हुई किसी से छिपी नहीं। बिहार में रोजगार के साधन छिन्न भिन्न हो चुके हैं। चंपारण की तमाम चीनी मिलें बंद हो गई हैं। जो चीनी मिल चल रही हैं वहां किसानों का भुगतान तक नहीं हो पाया है। सड़कों की स्थिति जर्जर है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। बाढ़ की चपेट में बिहार के कई जिले हैं, पर यह सरकार सभी चीजों से अनभिज्ञ है। यह सरकार समस्याओं से आंख मूंद राजनीति में व्यस्त है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने कहा, तथ्यों के साथ सीएम नीतीश से खुली बहस को तैयार हूं। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुली बहस को तैयार हैं। सीएम कहते हैं कि मैं बिना ज्ञान के बोलता हूं तो तथ्यों के साथ बहस करने में हर्ष क्या है। सरकार शब्दों की बाजीगरी करती है। सरकार मानव दिवस नहीं बताए कितने लोगों को रोजगार दे रही है। उन्हें 20 साल पहले की कोर्ट की टिप्पणी याद है, लेकिन 1 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृह कांड को लेकर क्या क्या कहा था वह भूल गए। नेता प्रतिपक्ष ने जेडीयू के वर्चुअल रैली से पहले 10 सवालों की फहरिस्त जारी की थी। रैली खत्म होने के बाद सोमवार को राबड़ी आवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 6 माह बाद सरकार कह रही है कि कोरोना जांच के लिए मशीन लाएंगे। अब तक तो सरकार आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर ही लोगों को गुमराह करती रही। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।